नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो ही आप कोरोना वायरस को से बच पाएंगे, खुद सुरक्षित रह पाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर ये मिल रही है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी कोरोना के मामले पर एक्शन में आई हैं और एक्शन में आते हुए उन्होंने आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। एक जगह जमा होने पर पाबंदी है, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को हालांकि छूट दी गई है। इस आंशिक लॉकडाउन में राजनीतिक आयोजनों पर हालांकि पूरी तरीके से रोक लगा दी है। दफ्तर में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत दी गई है। शादी समारोह में 50 लोगों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भी कई नियम लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कल से यानी कि 6 मई से राज्य में चलने वाली सभी लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। इसके अलावा राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। दफ्तरों में सिर्फ 50% लोग ही आएंगे। मॉल, शॉपिंग सेंटर और जिम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को ही आने की इजाजत दी गई है। টোটালটা লকডাউন না করে লকডাউন যাতে বেশি গ্যাদারিং কোথাও না হয় সেই জন্য এই ডিসিশনগুলো নেওয়া হচ্ছে। এগুলো বাজারও চলবে, অর্থনীতিও চলবে, গরিব মানুষের অসুবিধাও হবে না, অথচ কোভিডটাকে আটকানো যাবে। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका लाइव जुड़ रही हैं। आशिका, वैसे तो बहुत देर बाद फैसला, हालांकि चलो मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने आज ली है, लेकिन एकदम से एक्शन में, जरा बताइए कौन कौन से नियम लगाए गए हैं और इन नियमों का पालन हो उसको लेकर क्या इंतजाम? हेलो, पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें मॉल, शॉपिंग सेंटर सब कुछ बंद कर दिया गया है और साथ ही एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं हालांकि उनको इस आंशिक लॉकडाउन में छूट है। 6 मई से लोकल ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। दफ्तरों में लोग काम करेंगे लेकिन सिर्फ 50%। शादी समारोह में भी 50 लोगों को मंजूरी। जिम, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। शॉपिंग सेंटर्स को बंद कर दिया गया। एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो राजनीतिक आयोजन है उन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आशिका हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, ये कौन कौन से नियम हैं और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि यहाँ पर भी मामले बढ़ रहे हैं, इन नियमों का पालन करवाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या इंतजाम? चलिए हम दोबारा से रुक करेंगे। आशिका, अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये अहम जानकारी आपको दे दें कि अब पश्चिम बंगाल में भी कड़े कदम, पाबंदियां राज्य सरकार की तरफ से। हालांकि आंशिक लॉकडाउन है, यानी कुछ पाबंदी जरूर है। दफ्तरों में लोग काम करेंगे लेकिन सिर्फ 50%। शादी समारोह में 50 लोगों को मंजूरी। मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक जगह अगर लोग जमा होते हैं तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उनको आवाजाही की इजाजत जरूर रहेगी। तो ये आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और ये भी आपको बता दें कि कल से यानी कि 6 मई से जो सभी लोकल ट्रेनें हैं वो बंद रहेंगी। ये भी एक फैसला हुआ है। राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है। 50% लोग ही दफ्तरों में काम कर पाएंगे। मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। चलिए आशिका जुड़ गई है हमारे साथ। आशिका, विस्तार से बताएं क्या क्या पाबंदी लगाई गई हैं? मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं आशिका, मैं दोबारा से पूछ रही हूँ, पाबंदी क्या लगाई गई है? अगर आप शपथ ग्रहण के बाद की ममता बनर्जी की स्पीच पर बात कर रही हैं नहीं आशिका, पर तो कानून आशिका नहीं, पाबंदियां क्या लगाई गई हैं? क्योंकि अब आंशिक लॉकडाउन का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से, क्या पाबंदियां और उनको पालन करवाने के लिए इंतजाम क्या? पाबंदियां जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो मैं आपको बता दूं कि हालांकि पहले से भी गत शनिवार को भी राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई थी। उनको बढ़ाते हुए लोकल ट्रेन्स पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। मेट्रो और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% तक कम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में 50% लोग ही एक दिन में काम कर सकेंगे और यही निर्देश प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। साथ ही प्राइवेट कंपनियों को ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम
पर ज़्यादा जोर दें और इसके अलावा बाज़ार की जो टाइमिंग्स है वो 7 से 10 सुबह और शाम को 5 से 7 रहेंगी। और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो इसके अलावा जिम या रेस्टोरेंट सब कुछ बंद कर दिया गया है, सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी ही चलेगी। साथ ही पॉलिटिकल गैदरिंग्स पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। सोशल गैदरिंग्स जो है उनमें या शादियों में सिर्फ 50 लोग मैक्सिमम अलाउड होंगे, वो भी उसके लिए परमिशन पहले से लेनी पड़ेगी। तो ये नई रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया, शपथ लेने के बाद सबसे पहले कोविड को लेकर ही उन्होंने बैठक की और ये अहम फैसले लिए और टोटल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है ममता बनर्जी। उनका कहना है कि जीवन भी चलना चाहिए और कोविड से लड़ाई भी। आशिका, हम लौट रहे हैं आपके पास। ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने सचिवालय में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने केंद्र से कोरोना की वैक्सीन, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की मांग उठाई है। যেহেতু আমরা চেয়েছি কোভিড ডোজ কিন্তু আমরা পাইনি, আমরা চেয়েছি 3 কোটি, পাচ্ছি 1.5 লাখ, এরকম একটা, সুতরাং সংখ্যাটা নগণ্য। সেজন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি যে দেয়ার মাস্ট বি সাম ট্রান্সপারেন্সি অফ পলিসি, যেখানে অক্সিজেন আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে, ইউপি আমাদের অক্সিজেন নিয়ে চলে যাচ্ছে, অন্যান্যরা আমাদের অক্সিজেন তো আমাদের থাকা উচিত। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई। आशिका, ममता बनर्जी की तरफ से आप बताई थी फरवरी में भी चिट्ठी लिखी गई थी, वैक्सीन की वो मांग करें, ऑक्सीजन की मांग करें, दवाओं की मांग करें, इसको लेकर कोई भरोसा अभी तक आया क्या केंद्र की तरफ से? जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी में, जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को ममता बनर्जी ने, उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग जो नियम है, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, वैक्सीन की बात हो, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और वैक्सीन की बात करें तो 3 करोड़ वैक्सीन की डिमांड पश्चिम बंगाल ने की है, सिर्फ 1.5 लाख मिला है, जिसकी वजह से जो 18 अबव वाली कैटेगरी है उसका वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि सेकेंड डोज जो है वो फिलहाल प्रायोरिटी पे है, ताकि लोगों का कोर्स जो है वो पूरा हो जाए। इसके बाद जो नई कैटेगरी है, अगर वैक्सीन मिले तो उनको जो ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया नए तरीके से शुरू की जाएगी। जी आशिका, लौटेंगे आपके पास। और इस बीच ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना को देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह बेहद छोटा और सादा रखा गया और यही वजह है कि ममता बनर्जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग ही शामिल हुए। आज सिर्फ ममता बनर्जी ने ही शपथ ली, बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি, আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার, যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ বাংলার মানুষকে। সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি, বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল। बंगाल के मुख्यमंत्री तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। तो ये ट्वीट पीएम की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उन्हें ट्वीट कर धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए।
मैं पश्चिम बंगाल के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र से निरंतर समर्थन की आशा करती हूं। मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी और आशा करती हूं कि दूसरी चुनौतियों के बीच हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक नया मानदंड स्थापित कर सकते हैं। उधर ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बंगाल उनकी ऐतिहासिक जीत की तरह उनके ओजस्वी नेतृत्व में अमन, चैन और तरक्की के भी नए मानक निर्मित करे, यही कामना है। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें राज्य में हो रही हिंसा को रोकने समेत कई मुद्दों पर सलाह दी है। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to Constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence. मेरा हमला किसी पर नहीं है। मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या प्रमोट करते हैं इसको? एक तरफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों ने गणतंत्र बचाने की शपथ ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें शपथ दिलाते नजर आए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती नजर आ रही हैं, तो वहीं बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई गई। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, एक तरफ बीजेपी कमर कस चुकी है कि अब मुख्य विपक्षी दल की भूमिका को निभाना है, तमाम मुद्दे और खासकर सबसे बड़ा मुद्दा हिंसा का, राजनीतिक हिंसा का। उधर राज्यपाल भी ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं और उनके कर्तव्य की उनको याद दिला रहे हैं। तीसरी बार अब बनने जा रही है ममता बनर्जी, कितनी बड़ी चुनौतियां रहेंगी बंगाल में उनके सामने? देखिए, चुनौतियों की बात करें तो बहुत सी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती इस समय कोविड परिस्थिति पर नियंत्रण लाने की है, क्योंकि जो यहाँ पर आंकड़े हैं लगातार पीक की तरफ बढ़ रहे हैं और हर एक दिन हम देखते हैं कि एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो कोविड, दूसरा राजनीतिक हिंसा जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, देश से बाहर हो रही है, उस पर काबू पाना, जैसा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि देश ही नहीं बाहर से भी उनको खबरें मिल रही हैं, तो उस पर काबू पाना और दोनों ही विषयों को लेकर के कड़ा संदेश मुख्यमंत्री का। सबसे पहली बैठक कोविड को लेकर के, जिसके बाद ये जो नए रिस्ट्रिक्शंस राज्य में लागू किए गए हैं और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी सभी डीएम और एसपीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि कड़े कदम उठाए जाएं। एक भरोसा बंगाल की जनता को भी दे देती हिंसा को लेकर, तो शायद एक भरोसा लोगों में पैदा होता। बहरहाल शुक्रिया आशिका, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपको बता दें कि जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री पद के तौर पर तीसरी बार शपथ ली, उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में जीते हुए बीजेपी विधायकों को बंगाल में गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई और इस दौरान वहां कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत कई नेता इस दौरान मौजूद दिखाई दिए। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे
कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाने के बाद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना जिले पहुंचे और उन्होंने हिंसा में मारे गए पार्टी के समर्थकों के घर वालों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पीड़ित घर वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। जी की गुंडागर्दी देखिए, ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है। वो बंगाल की सत्ता पर बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है। आपने खुद ही दुखती तस्वीर देखी है कमल सिकदर की और उनके बड़े भाई की। ये बताता है कि बंगाल में टीएमसी के नेताओं को और ममता जी को आम आदमी की चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही है और वो बंगाल को उन्होंने रक्त रंजित बना दिया है और सत्ता में आने के लिए और सत्ता में रहने के लिए वो बंगाल को रक्त रंजित बना रही है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हिंसा बंगाल से नस्तो नाबूद हो, समाप्त हो, इसके लिए कृत संकल्प है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर उन पर जोरदार हमला बोला और क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ इस समय कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने जो पहला संबोधन है उसमें कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े कदम उठाएंगी। देखिए 2-3 दिन के अंदर वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैलवाई है, अब वो अगर वास्तव में दिल से अगर कुछ को नियंत्रण करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके संरक्षण में ही सब हो रहा है। ममता जी के संरक्षण में ही हिंसा हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा घरों को उजाड़ दिया है, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघरबार हो गए हैं और आज भी सुबह सीवड़ी के अंदर बमबाजी हुई, हमारे महामंत्री अभी घायल, फोटो आया है उनका, अभी भी बमबाजी गाँव में चल रही है और ये लुंगीधारी लोग पूरे प्रदेश में ममता जी के संरक्षण में अराजकता फैला रहे हैं। ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण नंदीग्राम में उनकी व्यक्तिगत हार से ही नहीं बल्कि उन लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खून से भी भर गया है जो टीएमसी की प्रतिशोधात्मक हिंसा के अंत में थे। बंगाल एक काले युग का सामना कर रहा है। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। Shubhendu Adhikari, the winner from Nandigram, joins us. Shubhendu da, जिस तरह से violence, the way in which you're seeing violence panning out on the streets of Bengal, is this a khela over that Mamata Banerjee was speaking about? The situation is horrible. Already, approx 1 lakh people, they left their houses. A huge vandalism going on in every places in Bengal. Especially Hindus are suffered. More than 20 people died. Hundreds of women brutally raped by the goons. But Mamata is saying that these are old visuals and the BJP is doing khela in the name of vandalism. No, I am not saying anything in question of this statement. But central government should intervene and please protect Bengalis, especially Hindus. पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ मुंबई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में नारे लिखे पोस्टर और तख्तियां लेकर दिखाई दिए जिन पर बंगाल में हिंसा रोकने की अपील की गई थी। कई लोग तो ममता बनर्जी की तस्वीर भी हाथ में लिए हुए थे।
पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ये महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम सारे नेता और पदाधिकारी अपने हाथों में तख्तियां लेकर, रक्त रंजित बंगाल की तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हत्याएं हो रही हैं और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर नेता इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर तमाम सारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका निषेध कर रहे हैं। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। उधर दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों का ध्यान रखा और एक दूसरे से दूर रहकर बंगाल में हो रही हिंसा का विरोध किया। बंगाल हिंसा के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आज देश भर में बीजेपी ने धरने का कॉल दिया हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूसुफ सराय मार्केट की, जहां पर हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए जो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। राजन जी, किस लिए ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन इसलिए लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हुई है, आज हम उनको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। हमारे भाई जो वहाँ बंगाल में, तो किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी अगर ये सोचती है कि इस प्रकार का लोकतंत्र की हत्या करने के बाद वो बच पाएंगी, ऐसा नहीं है। आज उनके साथ खड़े हैं बंगाल के लोगों के साथ, उनको तुरंत उनको रोकना चाहिए। आदेश जी भी यहाँ पर आ गए हैं। आदेश जी, कल भी एक प्रदर्शन और उसके बाद आज ये फिर धरना, क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के जो उपद्रवी है, गुंडा तत्व है, भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं के घर पर उनकी हत्या करना, उनके घर जलाना, कार्यालयों को जलाना, जिस तरह हिंसा का नंगा नाच और तांडव बंगाल के अंदर हो जा रहा है, लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर इलाके में रात राज विश्वास नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर कुछ लोगों ने बम से हमला बोल दिया। बंगाल बीजेपी ने इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो जारी किया, जिसमें कई लोग घर पर बमबाजी करते दिखे। हमले का आरोप एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कब तक और कैसे दुरुस्त होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और ऐसे में आम लोगों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर हालात कैसे बेहतर होंगे। केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को ये बताया कि उनके पास कंटेनर की कमी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और इस पर कोर्ट ने कहा कि टैंकर की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई कड़े सवाल पूछे गए हैं। ये पूछा गया है कि दिल्ली में दुरुस्त कब होगी सप्लाई। ये पूछा गया है कि आखिर हालात कब बेहतर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम असहाय हो गए हैं। जब हम असहाय महसूस कर रहे हैं तो फिर ऐसे में आम लोगों का क्या हाल होगा, इस तरफ इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। तो ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़े सवाल पूछे हैं। ये पूछा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कब दुरुस्त होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, आम लोगों का क्या हाल होगा। एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। एहतेशाम, ये बहुत बड़ी बात कोर्ट की तरफ से कही गई कि जब हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा, और उसका अंदाजा हम तस्वीरों के जरिए लगा भी सकते हैं जो लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से बिगड़े हालात की सामने आ रही हैं। क्या अभी भी सुनवाई चल रही है? क्योंकि पहले भी सुनवाई हुई, उसके बाद ये जानकारी मिली थी कि सुप्रीम कोर्ट अभी फिर से सुनवाई करेगा। अभी क्या अपडेट है? देखिए, अभी सुनवाई आज की खत्म हो गई है। हालांकि पहले कोर्ट ने कहा था कि हम 4 बजे इस मामले पे दोबारा सुनवाई करेंगे, जब सरकार अपना पूरा ब्यौरा लेकर आए कि ऑक्सीजन किस तरह से
आम लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर लिखाया है, उसके बाद कल के लिए इस मामले को टाल दिया है। कल 10:30 बजे इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, जब केंद्र सरकार को पूरा अपना एक प्लान लेकर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। जो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग है वो कैसे पूरी होगी, इस पर कल 10:30 बजे सुनवाई होगी। जी शुक्रिया एहतेशाम। तो कल 10:30 बजे एहतेशाम बता रहे हैं कि एक बार फिर से सुनवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें, साइबर सिटी गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद मरीजों के तीमारदारों में अफरा तफरी का माहौल है आपको बता दें कि मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या मृतकों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भारी कमी हो गई है। मजबूरन लोग मरीजों को और शवों को निजी वाहनों में ले जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये हालात हो गए हैं। रेट दरअसल फिक्स कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और इसलिए ये हड़ताल एम्बुलेंस चालकों की तरफ से हुई है। ये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना संकट के बीच एक और संकट अब खड़ा हो गया है। तीमारदारों में अफरा तफरी है, वो इसलिए क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यहाँ तक कि जो शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, और एम्बुलेंस की भारी कमी हो गई है। मजबूरन अब लोगों के सामने विकल्प ये है कि निजी वाहनों में ही, वो चाहे मरीज हों या फिर शव, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। रेट दरअसल फिक्स कर दिया गया, क्योंकि पिछले दिनों न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया था किस तरीके से मनमाने पैसे एम्बुलेंस कर्मियों की तरफ से, एम्बुलेंस चालकों की तरफ से वसूले जा रहे हैं, और उसके बाद ये एक्शन हुआ था। सुनील कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए। वैसे ही सुनील, पहले से बड़ा संकट था, पहले मनमाना किराया वसूला जा रहा था, फिर जब उस पर लगाम लगी तो अब हड़ताल पर चले गए। दिक्कतें तो मरीजों के लिए खड़ी हो गई और भी ज्यादा। बिल्कुल गायत्री, दिक्कतें खड़ी हो गई है उन मरीजों के लिए भी और उन तीमारदारों के लिए भी जिनके परिजनों का जो डेथ है वो हो चुकी है कोरोना की वजह से। क्योंकि गुरुग्राम में पहले भी 1-1 किलोमीटर के लिए 10-10 हजार रुपए ये एम्बुलेंस चालक चार्ज कर रहे थे, और अब जब प्रशासन ने इन एम्बुलेंस चालकों पर लगाम लगाने के लिए जो रेट है वो निर्धारित कर दिए, उसके बाद इन्होंने मनमाने तरीके से हड़ताल शुरू कर दी है। जिसके बाद इनका ये कहना है कि जो रेट तय किए गए हैं उसके लिए एक जो एडिशनल चार्ज है वो भी एक मिनिमम चार्ज भी फिक्स किया जाए, कि अगर कोई 1 या 2 किलोमीटर के लिए भी जा रहा है तो वो मिनिमम चार्ज भी देना पड़ेगा। क्योंकि एम्बुलेंस चालकों का ये तर्क है कि उनके भी फैमिलीज हैं, उनको भी अपना खर्चा निकालना है, और एम्बुलेंस जो EMI पर खरीदी हुई है लोगों ने, उनकी EMI भी भरनी है, और उसी का तर्क देकर अब इन लोगों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सुनील, इन हालातों में जब लोग हर जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, EMI 2 महीने बाद भी जा सकती है, और इतना तो फिक्स किया ही गया होगा किराया कि इन लोगों का खर्चा निकल सके प्रशासन की तरफ से, फिर ऐसे में हड़ताल का क्या औचित्य बनता है? प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल गायत्री, जब हमारे प्रशासन से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो मनमानी की लगातार शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच रही थी, उसी को देखते हुए ये रेट निर्धारित किए गए हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, कि जो एडवांस जो एम्बुलेंस होगी, एडवांस केयर यूनिट होगी, उसके लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर, और जो नॉर्मल यानी कि बेसिक जो एम्बुलेंस होगी उसके लिए 7 रुपए प्रति किलोमीटर। लेकिन उस आदेश में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कोई भी मिनिमम चार्ज उसमें फिक्स किया जाता है। इसी को लेकर खासकर इनका जो विरोध है वो सामने आया। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन के बीच और जो एम्बुलेंस चालक है उनके बीच कोई सहमति बन पाएगी, क्या जो इनकी वजह से परेशानी लोगों को हो रही है वो कम हो पाएगी। और सुनील, क्या बातचीत शुरू हुई है समाधान के लिए? बिल्कुल गायत्री, ऐसी खबरें अभी सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि ऐसा कोई मिनिमम चार्ज एक फिक्स किया जा सकता है। चूंकि जो इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है एम्बुलेंस चालकों ने, उसके बाद जो सरकार से लगातार इनकी बातचीत चल रही है, और उसके बाद एक सरकार मिनिमम चार्ज भी तय कर सकती है कि किलोमीटर के हिसाब से, कि अगर किसी को 5 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है या 10 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है तो उसके लिए एक मिनिमम चार्ज भी फिक्स किया जा सकता है। जी शुक्रिया सुनील। तो गुरुग्राम वो जगह जहां पर हमने दिखाया था कि कैसे मनमाने पैसे एम्बुलेंस चालक वसूल रहे हैं मरीजों के तीमारदारों से, और ऐसे में हजारों रुपए उन लोगों को देने पड़ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जब रेट फिक्स हुआ तो अभी हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पहले से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया है। इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियों को लागू रखा जाएगा और जरूरी सेवाओं के लिए छूट मिलती रहेगी। तो 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन को योगी सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। पाबंदियां जस की तस जारी रहेंगी, जरूरी सेवाओं को जरूर छूट मिलेगी।
देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार 3 दिन तक कम होने के बाद पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इन मामलों में आ गया उछाल। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 3,82,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं, जो कि कल के मुकाबले 25,000 ज्यादा हैं। हालांकि एक दिन में 3,38,000 मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए, जो एक अच्छी खबर है। लेकिन कोरोना से मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है और बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा 3,780 मरीजों ने दम तोड़ा है। 4 मई को पॉजिटिविटी रेट 24.80% तक जा पहुंचा है। कोरोना का खतरा बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन के काम में भी तेजी आई है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद रफ्तार काफी बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कल एक दिन में 14,85,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसमें पहली और दूसरी डोज लेने वाले लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में अब तक 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। कोरोना संकट के बीच आइए अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। भीड़ इतनी थी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं दिखे। हैरानी की बात यह कि कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तक लगाते हुए दिखाई नहीं दिए। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। बताया गया कि वहां 2 गांव में पिछले 15 दिनों से एक भी कोरोना का मामला नहीं था और ऐसे में लोगों ने मन्नत मांग रखी थी कि अगर गांव से कोरोना खत्म हो जाएगा तो मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे। और यही वजह रही कि गांव की महिलाएं मटके में पानी लेकर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 23 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक तरफ मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अहमदाबाद के 2 गाँव में किस तरीके के हालात हैं, लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। अच्छी बात उस वक्त ये थी, देखिए हालात कंट्रोल में आ रहे थे और यहाँ 15 दिनों से कोरोना का कोई मामला नहीं था इस गांव में, लेकिन लोगों ने मन्नत मांग रखी थी। और देखिए किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब प्रशासन की तरफ से 23 लोगों पर कार्रवाई, गिरफ्तार कर लिया गया।